नमस्कार सभी बच्चों को। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं DSSB का पेपर आ रहा है। इवन KBS और CTET और टेट और सुपर टेट में भी ये पेडागोजी सब्जेक्ट अक्सर पूछा जा रहा है। तो पेडागोजी को लेकर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे इसको समझें, कैसे सीखें और कैसे इसको लॉन्ग टाइम के लिए अपने माइंड में रख पाएँ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक रामबाण पेडागोजी का। आपको दोबारा किसी भी चैनल से कोई भी पेडागोजी का एक वर्ड नहीं पढ़ना पड़ेगा और आपको पूरी पेडागोजी यूं ही याद हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आइए पढ़ते हैं पेडागोजी। तो पेडागोजी को समझते हैं। व्हाट इज पेडागोजी? पेडागोजी क्या होता है? पेडागोजी होता है बाल विकास। जब भी हम पेडागोजी की बात करते हैं तो आपको हिंदी पता होनी चाहिए कि क्या होता है बाल विकास। बाल मतलब बच्चे का विकास। विकास कैसे होगा? फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, सोशल हो सकता है और इकोनॉमिकली भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम इस शब्द को समझें तो इसको हमने दो पार्टों में ब्रेक किया, पेडा प्लस गोजी। यदि आपसे कोई पूछता है कि पेडा का मतलब क्या होता है, तो पेडा का मतलब होता है चाइल्ड यानी कि बच्चा, और गोजी का मतलब होता है डेवलपमेंट। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन वो ऐसे बनाएगा, इस वर्ड को अंडरलाइन करके देगा, पूछेगा कि ये वर्ड कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि पेडागोजी शब्द ग्रामर की भाषा में कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। तो यदि मैं आपको बता दूं जिस शब्द में वाई लगा हो, ITY लगा हो, या फिर आपके ATI1 लगा हो, NESS लगा हो, HOOD हुड लगा हो, NESS हो गया आपका, और ATI1 लगाओ, ऐसे सफिक्स यदि पाए जाएं तो वो शब्द आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। तो पेडागोजी जो शब्द है वो हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, ग्रामर के अकॉर्डिंग। यदि एक और बार एग्जाम में पूछा गया था कि पेडागोगिक वर्ड क्या है, तो पेडागोगिक वर्ड होता है वो एडजेक्टिव होता है। कैसे पहचाना सर? सफिक्स याद रखने, जिस शब्द में IVE लगा हो, ICE लगा हो और OUS लगा हो, ITBI लगा हो और ABLE लगा हो, तो वो शब्द आपका क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। तो यहाँ से दो क्वेश्चन पक्के होते हैं, या तो वो नाउन पूछ सकता है या फिर पूछ सकता है क्या आपसे? एडजेक्टिव। और यदि एडवर्ब बनाएगा तो सिंपल सी बात है कि LY लगा देता है। साधारण रूप से यानी कि सामान्य रूप से अगर हम एडवर्ब की बात करते हैं तो LY जिस शब्द में पाया जाए तो वो आपका क्या? एडवर्ब कहलाता है। आपको देखने में जो पोर्शन है वो छोटा लग रहा होगा, लेकिन इसी पोर्शन से आपके CTET में, DSSB में या कोई भी एग्जाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का, हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन 100% बनता है। तो वो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? वो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, पहला क्वेश्चन ये बनेगा एग्जाम में कि फोनेटिक्स क्या है। आपसे पूछ सकता है कि फोनेटिक्स रेफर्स टू, तो आपको ऑप्शन दे सकता है साउंड, कॉन्सोनेंट, वॉवेल या प्योर वॉवेल। तो जब भी फोनेटिक्स की बात की जाए तो वहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? साउंड। फोनेटिक्स का मतलब ही होता है साउंड। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इंग्लिश भाषा में कितनी साउंड होती हैं, तो इंग्लिश भाषा में 44 साउंड होती हैं। यदि आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, तो कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 24 होते हैं। कितने होते हैं? 24 होते हैं। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में दे दिया 21 तो आप वहां पे मार्क कर रहे होंगे 21। तो यहाँ पर आइए डिफरेंस बता देता हूँ। अगर वो इंग्लिश ग्रामर की बात करता है तो ग्रामर में आपके कितने होते हैं? 26 होते हैं। अगर लैंग्वेज की बात करता है तो लैंग्वेज में कितने होते हैं? 24। ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि वॉवेल्स की बात करता है तो वॉवेल्स कितने होते हैं? 20 होते हैं। अब वो पूछेगा कि प्योर वॉवेल कितने होते हैं। वॉवेल को ही दो कैटेगरी में बांटा है, प्योर वॉवेल और डिप्थोंग्स। तो यहाँ पर प्योर वॉवेल कितने होते हैं? 12 होते हैं। और डिप्थोंग्स कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो प्योर वॉवेल को वो क्वेश्चन पूछेगा कि प्योर वॉवेल को क्या कहते हैं, तो प्योर वॉवेल को कहते हैं डबल वॉवेल, ग्लिड वॉवेल, ठीक है, और आपका प्योर वॉवेल भी बोल देते हैं। ठीक है, डिप्थोंग्स कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो इतना आपको समझ में आया। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप CTET की बात करें, चाहे आप DSSB की बात करें, चाहे आप बात करें KBS की। तो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं पेडागोजी के। आइए चलते हैं आगे। आइए समझते हैं लैंग्वेज स्किल्स क्या है। तो लैंग्वेज स्किल्स का मतलब होता है भाषा कौशल। भाषा कौशल का जो सीक्वेंस होता है वो होता है LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। यदि एग्जामिनर आपसे पूछता है कि लैंग्वेज स्किल्स का प्रॉपर सीक्वेंस क्या होता है तो बोलना है LSRW।
यदि हम बात करते हैं 4 भाषा कौशलों की, तो पहला होता है लिसनिंग, दूसरा होता है स्पीकिंग, तीसरा रीडिंग और चौथा राइटिंग। बच्चा सबसे पहले क्या करेगा? सुनेगा, फिर बोलेगा, पढ़ेगा, फिर लिखेगा। तो यहाँ अगर हम लिसनिंग की बात करते हैं तो लिसनिंग की जब हम बात करेंगे तो लिसनिंग में जो बच्चा है वो अपने ईयर का यूज़ करेगा, अपने ब्रेन का यूज़ करेगा एक भाषा को समझने के लिए। यदि हम स्पीकिंग की बात करते हैं तो बच्चा इसमें वोकेबलरी याद करेगा, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स याद करेगा, कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़ेगा ताकि वो सेंटेंस बोल पाए, और कंट्रोवर्शनल रूटीन बनाएगा अपना। कंट्रोवर्शनल रूटीन क्या होता है कि बच्चा अपना एक रूटीन बना लेगा कि मुझे ये स्ट्रक्चर्स याद करने हैं और मुझे ऐसे यूज़ करने हैं। अगर मुझे परमिशन की बात करनी है तो मुझे कैन का यूज़ करना है, मुझे वुड का यूज़ करना है। इस तरीके से एक रूटीन बना लेगा कि मुझे इतने टाइम में ये करना है, इतने टाइम में ये करना है। क्लासरूम लैंग्वेज डिबेट्स, तो बच्चा बोलना कहाँ सीखता है? जहाँ क्लासरूम में हम ग्रुप में टीचर ग्रुप बना देते हैं, तो ग्रुप बना के बच्चों के बीच में डिबेट कराते हैं, तो वहाँ से भी बच्चा स्पीकिंग करना सीख जाता है। ठीक, और आते हैं बात रीडिंग। रीडिंग का मतलब, रीडिंग में क्या यूज़ होता है? रीडिंग में हमारी आंखें यूज़ होती हैं, टंग यूज़ होती है, ब्रेन यूज़ होता है। किसके लिए? ताकि हमारी क्या वोकेबलरी इंप्रूव हो सके, स्पेलिंग इंप्रूव हो सके और प्रोनाउंसिएशन यूज़ कर पाए हम अच्छे से और ग्रामर समझ में आ पाए। ठीक है, तो राइटिंग क्या होता है? राइटिंग में भी हमारा ब्रेन यूज़ होता है और हमारी आई यूज़ होती है, हैंड यूज़ होता है, और लिखने के लिए क्या हैंड यूज़ होंगे, और पर्टिकुलर पैराग्राफ जब हम लिखते हैं इन चीज़ों का यूज़ होता है। ठीक है, आइए समझते हैं एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है। वो पूछेगा कि कौन सी स्किल्स प्राइमरी स्किल्स कहलाती हैं। तो कौन सी स्किल्स कहलाती हैं प्राइमरी स्किल? लिसनिंग और रीडिंग को ही प्राइमरी स्किल्स बोला जाता है। यदि वो पूछता है कि कौन सी स्किल्स रिसेप्टिव स्किल्स कहलाती हैं, तो लिसनिंग और आपकी रीडिंग ही आपकी रिसेप्टिव स्किल्स कहलाती हैं। यदि वो पूछता है कि इनपुट स्किल्स कौन सी होती हैं, तो इनपुट स्किल्स भी हमारी लिसनिंग और रीडिंग होती हैं। और यदि वो पूछता है पैसिव स्किल्स कौन सी होती हैं, तो पैसिव स्किल्स भी आपकी लिसनिंग और रीडिंग होती हैं। क्लियर हुआ है आपको? तो ये 4 क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब वो ये पूछता है कि स्पीकिंग और राइटिंग कौन सी स्किल्स हैं, ये पूछ लेगा। तो प्रोडक्टिव है, या फिर उल्टा पूछ लेगा कि प्रोडक्टिव स्किल्स कौन कौन सी हैं, तो कौन कौन सी हैं? स्पीकिंग और राइटिंग। वो बदल के पूछता है कि रेनफोर्समेंट स्किल्स कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे कौन सी हैं? रेनफोर्समेंट को कहते हैं पुनर्बलन। क्या कहते हैं? पुनर्बलन। तो यहाँ पर स्पीकिंग और राइटिंग को ही रेनफोर्समेंट स्किल्स बोला जाता है। और पूछ लेगा आउटपुट स्किल कौन सी है, तो यहाँ पर आउटपुट स्किल भी आपको क्या स्पीकिंग और राइटिंग को बोला जाता है। ऐसे ही पूछ लेगा एक्टिव कौन सी है, तो एक्टिव भी आपकी कौन सी है? स्पीकिंग और राइटिंग, क्योंकि बच्चा एक्टिव रहता है इसमें। यदि आपसे पूछता है वो क्या, यदि पूछता है सेकेंडरी स्किल कौन सी है, तो सेकेंडरी स्किल्स भी आपकी कौन सी है? स्पीकिंग और राइटिंग है। क्लियर हुआ आपको? तो यहाँ से आपके 2 नंबर एकदम पक्के हैं अगर आपको ये चीज़ें समझ में आती है। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पेन और कॉपी लेके लिखते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ का। तो आइए समझते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। सीटेट में कई बार क्वेश्चन आया है यहाँ से, और DSSB में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आइए समझते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या है। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये न्यूरोलॉजिकल बेस्ड प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स हैं, जो कि मानसिक चीज़ों को लेकर हैं। पर्सन जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है वो एवरेज होते हैं या एवरेज से थोड़ा ऊपर होते हैं। जो उनकी इंटेलिजेंस है वो एवरेज होती है। व्यक्ति देखने में तो एकदम सही लगेगा, परफेक्ट लगेगा, नॉर्मल लगेगा, लेकिन वो डिसेबल होगा, क्या होगा? चीज़ों को लेकर। अगर डिसेबल होगा, किन किन चीज़ों को लेकर डिसेबल होगा, तो टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी समझते हैं। पहला हमारा ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, APD। इसको APD कहते हैं। वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ APD, तो APD की फुल फॉर्म होती है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। तो उसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग है नॉन रिकॉग्निशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन साउंड्स ऑफ वर्ड्स। तो जो शब्द होते हैं, शब्दों की जो साउंड होती है बीच की, उनका जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, उनको बच्चा जब पहचान नहीं पाता है, नॉन रिकॉग्निशन होता है, तो उसको हम ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। मैंने एक वर्ड लिखा एंटरप्रेन्योर, तो अगर बच्चा उसकी साउंड को, वर्ड की जो साउंड है उसको, जो डिफरेंस है
एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पर बीच बीच की जो साउंड है जो उसको समझ नहीं पाएगा तो उसको कहते हैं ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। अब दूसरा वर्ड आता है डिसकैलकुलिया। तो डिसकैलकुलिया का मतलब क्या होता है कि पुअर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ मैथ सिंबल एंड नंबर्स। जब बच्चा नंबर्स को समझने में लिखने में असक्षम होता है और मैथ के जो सिंबल होते हैं जब उनको बच्चा समझ नहीं पाता है तो वो डिसकैलकुलिया होता है। क्या होता है? डिसकैलकुलिया। अब डायलैक्सिया क्या होता है? लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटीज, रीडिंग डिसेबिलिटी। बच्चा पढ़ने में असक्षम है तो यहाँ पर डिसेबल है तो उसको ही कहते हैं डायलैक्सिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आ सकता है एग्जाम में, एलपीडी क्या होता है? एलपीडी लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर इज ए टाइप ऑफ एपीडी, मतलब एपीडी की तरह ही होता है। ए पर्सन विद एलपीडी फाइंड इट डिफिकल्ट टू अटैच मीनिंग टू द साउंड। यदि बच्चा कोई वर्ड पढ़ रहा है और उसकी साउंड को मैच नहीं कर पा रहा है किसी चीज से तो यहाँ पर वो क्या होगा? एलपीडी होगा, लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन बनता है, यहाँ से तो क्वेश्चन आते ही आता है डिसकैलकुलिया और डायलैक्सिया, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। लेकिन नया क्वेश्चन क्या बन सकता है? एलपीडी पूछ सकता है और एपीडी पूछ सकता है। आपसे ऐसा ही पूछ सकता है कि एलपीडी मीन्स क्या होता है, तो आप बताएंगे एलपीडी मीन्स क्या होता है? लैंग्वेज प्रिंट डिसऑर्डर होता है, या फिर लैंग्वेज पेरिफेरल डिसेबिलिटी होता है, या लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है, या लैंग्वेज प्रोसेस डिफिशियंसी होता है। बताइए फटाफट क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, ठीक है। तो क्लियर हुआ आप सभी को? तो ये आपके लिए एक नया परफॉर्मा है जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो आप पेन और कॉपी लेके बैठेंगे और स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नहीं तो और नोट्स बना लेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे सीखते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे आप, लैंग्वेज। लैंग्वेज का मीनिंग मैं आपको बता चुका हूँ, भाषा। ये लैटिन वर्ड लिंगुआ से निकल गया है। किससे निकल गया है? लिंगुआ से। ध्यान रखना है, एग्जामिनर पूछ लेता है कि लैंग्वेज का लैटिन वर्ड क्या है? लिंगुआ। बहुत बच्चों को नहीं पता होगा। लैंग्वेज का जो सीक्वेंस है वो क्या होता है? ग्रामर से देखें या हम लैंग्वेज से देखें तो सबसे पहले जो बच्चा है वो क्या सुनता है? साउंड सुनता है। उसके बाद में वो अल्फाबेट यानी कि लेटर सीखता है। लेटर सुनेगा, फिर लेटर से वर्ड सुनेगा, वर्ड से सेंटेंस, और जब सेंटेंस बोलने लग जाएगा तो वो एक भाषा को सीखने लगता है। ये क्लियर हुआ? और यहाँ पर अगर हम डेफिनेशन देखें तो लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस वंस आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स। जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो वो भाषा कहलाता है। जब एक सेंडर कुछ बोलता है और रिसीवर सुनता है तो उसका फीडबैक देता है, वो भाषा कहलाता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप सुन रहे हैं और आप रेस्पॉन्स कर रहे हैं उस चीज़ का, या वो चीज़ आपको समझ में आ रही है तो वो भाषा है। यदि मैंने कुछ बोला आपको समझ में नहीं आया, मैंने आपसे पूछा आपने फीडबैक नहीं दिया, तो वो भाषा नहीं है। अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा में अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की, तो उसमें 20 वॉवेल्स होते हैं, 24 कॉन्सोनेंट होते हैं, और टोटल कितने हो गए? 44 होते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आया। अब अगर हम बात करते हैं कि सर यहाँ पर ये जो साउंड है, ये साउंड है, ये 20, 24, ये टोटल 44 क्या है? हमारी साउंड है। ध्यान रखना, साउंड को क्या बोलते हैं? बोल के सुनाओ। फोनेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोनेटिक्स। फोनेटिक्स बोलते हैं साउंड को। अगर हम बात करते हैं कि साउंड को क्या बोलते हैं? फोनेटिक्स। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है आपका। अक्सर वो ये भी पूछ लेता है कि यूनिट ऑफ साउंड को क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ साउंड को क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ साउंड को बोलते हैं फिनिम्स। फिनिम्स बोलते हैं। यूनिट ऑफ साउंड को क्या बोलते हैं? फिनिम्स। तो ये क्वेश्चन दोनों आ चुके हैं कि साउंड को क्या कहते हैं। फोनेटिक्स रेफर्स टू ऐसे आता है तो साउंड, और साउंड कितनी होती है ये भी क्वेश्चन आ चुका है, तो ध्यान रखेंगे। अगर बात करें हिंदी की तो हिंदी में जो स्वरों की संख्या होती है 11 और कॉन्सोनेंट होते हैं 33। वैसे टोटल मिला के कितना हुआ? 50 यानी कि 43। वैसे जो टोटल होता है हमारा वो कितना होता है? 52 होता है। क्या होता है? इसमें संयुक्त व्यंजन वगैरह ये भी जुड़ जाते हैं। अगर हम इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं तो इंग्लिश ग्रामर में हमारे 5 कॉन्सोनेंट होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू हमारे। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? बी, सी, डी, एफ, डॉट 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 जेड तक। तो ये 21 होते हैं। क्लियर हुआ? तो आपको लैंग्वेज समझ में आया। अब लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स से भी क्वेश्चन आ जाता है। आइए समझते हैं लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक्स।
चलिए समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा की विशेषताएं। तो पहली विशेषता क्या है देखेंगे, इट एक्ट्स एज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो उसका मतलब ये है कि जब हम अपनी बात को किसी के सामने रखना चाहते हैं, और जैसे मान लो मैं सेंटर में आपको कोई चीज़ समझा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, यदि आपको समझ में आती है, आप फीडबैक देते हैं, तो दैट इज नोन एज व्हाट, कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा क्या है, इट इज सिम्बॉलिक एंड डायनामिक। तो यहाँ सिम्बॉलिक का मतलब क्या होता है, साइन लैंग्वेज। तो भाषा हमारी साइन लैंग्वेज भी है और डायनामिक भी है, चेंज होती है, चेंजेबल भी है। डायनामिक मतलब क्या होता है, चेंज। जैसे अगर आप महाराष्ट्र जाएंगे तो महाराष्ट्र में अलग भाषा बोली जाती है, पंजाब जाएंगे तो पंजाब में अलग, बंगाल जाएंगे तो वहाँ ये बोलेंगे मच्छी खावो छे या फिर भात खावो छे, तो आपकी समझ में नहीं आएगी वो वाली बात, समझ रहे हो। तो यहाँ पे सिम्बॉलिक और डायनामिक, सिम्बॉलिक का मतलब होता है स्पेशल एजुकेशन में आपने बच्चे देखे होंगे, उनको साइन लैंग्वेज के द्वारा सिखाया जाता है। तो सिम्बॉलिक मतलब बच्चों को हम सिम्बॉलिक तरीके से सिखा रहे हैं, एक साइन लैंग्वेज तरीके से सिखा रहे हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, इट इज स्ट्रक्चर्ड एंड यूनिक सिस्टम। जब भी हम अंग्रेजी की बात करते हैं तो ये वास्तव में ही एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है और एक यूनिक सिस्टम भी है। यदि हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, तो वहाँ पर बच्चे को पता होना चाहिए व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज वर्ब और व्हाट इज ऑब्जेक्ट। एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट पहले लगा दिया, वर्ब बाद में और सब्जेक्ट बाद में। तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। ठीक, लैंग्वेज का एक यूनिक सिस्टम होता है अपना अपना। यूनिक सिस्टम कैसे कि अगर हम वही डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया की बात करें, भिन्नताएं हैं, कहीं भी चले जाओ, अपना अपना एक यूनिक सिस्टम है भाषा का। तो इट इज़ फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर। अब यहाँ पर बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छी विशेषता है कि बच्चा ज़्यादातर समाज से सीखता है। यदि हम एक छोटे बच्चे की बात करते हैं तो छोटा बच्चा घर में सबसे पहले पेरेंट्स से सीखेगा, अपने मम्मी से, पापा से, अपने रिलेटिव से, चाचा चाची, अंकल आंटी, अपने पड़ोस से सीखेगा। और जब वो, अगर हम सेकंड लैंग्वेज की बात करते हैं तो जब वो स्कूल जाएगा ना बच्चा, तभी वो सेकंड लैंग्वेज सीख पाएगा। तो सोशल बिहेवियर सबसे ज़्यादा बच्चा किससे सीखता है, समाज से सीखता है, इसीलिए इसको सोशल बिहेवियर भी बोला जाता है। ठीक, इट इज़ ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो एक निर्देश का माध्यम भी है। ठीक है, इट इज़ ए कैरियर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जो लैंग्वेज है वो सभ्यता बताती है, हमारा कल्चर बताती है। अगर हम मान लो यूपी से हैं तो हमारी जो सिविलाइजेशन है, जो लैंग्वेज ही है, वो लैंग्वेज से ही पहचानेगा आदमी के यूपी का है। अगर बिहार का है तो वो लैंग्वेज से ही पहचान सकता है। अब बात करते हैं, ये हमारी सभ्यता को बताता है कि मान लो आप किसी को गाली दे रहे हो तो कौन सी लैंग्वेज हुई, रूड लैंग्वेज हुई, आपकी सभ्यता ही बिल्कुल ख़राब है। आपका जो रहने का ढंगा वंगा बोलने से पता चलेगा कि कैसे आप रहते हैं, कैसे बोलते हैं। तो ये कल्चर और सिविलाइजेशन को भी बताता है। ठीक है, साथ के साथ इट इज़ अ मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। ह्यूमन कम्युनिकेशन तो है ही है भाई, दो व्यक्तियों के बीच वार्तालाप ही क्या कहलाता है, एक लैंग्वेज कहलाता है। अपने विचारों का आदान प्रदान करना, अपने विचारों को दूसरे के सामने रखना ही क्या कहलाता है, लैंग्वेज कहलाता है। लेकिन वो विचार उस दूसरे व्यक्ति को समझ में आने चाहिए और उसका रेस्पॉन्स जब वो करता है तो वो भाषा कहलाता है। इफ़ ही और सी इज़ नॉट एबल टू रेस्पॉन्स योर लैंग्वेज, सो इट इज़ नॉट कॉल्ड ए लैंग्वेज। तो समझ में आया कि जब वो रेस्पॉन्स नहीं कर सकता है या नहीं कर पा रहा है तो वो भाषा नहीं कहलाता है। भाषा कब कहलाएगा, जब वो समझ जाए और रेस्पॉन्स करे। तो आई थिंक आपको कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आए होंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है मैं बता दूँ आपको। वो पूछेगा लैंग्वेज इज़, तो ऑप्शन देगा सिम्बॉलिक, डायनामिक, यूनिक, और एक ऑप्शन बिल्कुल अलग रख देगा, वही आपका आंसर होगा, क्योंकि वो नहीं होगा। तो आपको इसीलिए मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज पढ़ाया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आइए समझते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। आइए पढ़ते हैं लैंग्वेज फैमिलीज़ को। लैंग्वेज फैमिलीज़ क्या होता है कि हमारे जो इंडिया में 1600 भाषाएं बोली जाती हैं। लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, 1600 भाषाएं बोली जाती हैं। माना जाता है कि हमारे भारत में 1600 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें से 20 मेजर लैंग्वेजेस हैं। कितनी है, 20 मेजर लैंग्वेजेस हैं भारत में। कितनी है, 20। और 13 अलग अलग, यानी कि 13 अलग लिपि हैं, और उनके साथ साथ 720 उपभाषाएं बोली जाती हैं। तो आपसे पूछे कि हमारे भारत में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, तो 1600 भाषाएं बोली जाती हैं। और पूछे कि मेजर लैंग्वेजेस कितनी हैं, हमारे कितनी, 20। अगर पूछे कि लिपि कितनी है, 13, उनके साथ साथ 720 क्या हैं, उपभाषाएं। तो जान लीजिए ये आपका पेडागोजी के अकॉर्डिंग है। इन इंडिया लैंग्वेजेस फ्रॉम ऑल द लैंग्वेजेस फैमिलीज ऑफ द वर्ल्ड आर स्पोकन। सभी विश्व की फैमिली से हमारे इंडिया में भाषाएं बोली जाती हैं।
जैसे कि इंडो यूरोपियन भाषा किन किन भाषा को कहते हैं, जैसे हिंदी होती है, गुजराती होती है, इंग्लिश होती है, उनको इंडो यूरोपियन भाषा के नाम से जाना जाता है। यदि क्वेश्चन आता है कि इंडो यूरोपियन भाषा किसको बोला जाता है, तो हिंदी, गुजराती और इंग्लिश को ही इंडो यूरोपियन भाषा बोला जाता है। द्रविडियन भाषा किसे बोला जाता है, तो द्रविडियन बोला जाता है तमिल को, तेलुगु को, कन्नड़ को और मलयालम को। ठीक है। टिबेटो बर्मन भाषा किसे बोलते हैं, किन किन भाषा बोलते हैं, ऐसी भाषाएं जो ईस्टर्न इंडिया की साइड बोली जाती हैं। और पूछ ले ऑस्ट्रो एसाइटिक भाषा किन्हें कहते हैं, ऐसी भाषाएं जो झारखंड और सेंट्रल एशिया में बोली जाती हैं। आपको समझ में आया होगा लैंग्वेज फैमिलीज। तो एक बार रिवाइज करा देता हूं आपको कि लगभग कितनी भाषा बोली जाती है भारत में, 1600। और मेजर लैंग्वेज कितनी है आपकी, 20। और लिपि कितनी है, लिपि आपकी 13। और उपभाषाएं कितनी है, 720। और इंडो यूरोपियन किसे कहते हैं, हिंदी, गुजराती और इंग्लिश। और द्रविडियन किसे कहते हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। टिबेटो बर्मन किसे कहते हैं, जो ईस्टर्न इंडिया में बोली जाती हैं भाषाएं, उनको हम कहते हैं टिबेटो बर्मन। और एस्ट्रो एसाइटिक भाषा जो हमारे झारखंड और सेंट्रल एशिया में बोली जाती है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है, लिंग्विस्ट का मतलब क्या होता है, भाषीय, जो भाषा बोलता है व्यक्ति उसको लिंग्विस्ट कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर कितने प्रकार के लिंग्विस्ट होते हैं, ऐसा होता है कोई व्यक्ति एक भाषा ही बोल पाता है, कोई व्यक्ति 2 भाषा बोलता है, कोई व्यक्ति 3 भाषा या 4 भाषा या 5 भाषा बोल पाता है, या कोई व्यक्ति 5 से 10 भाषा बोलता है, या व्यक्ति ऑलमोस्ट सारी भाषा बोल लेता है। तो उनको क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पर लिंग्विस्टिक हमारे 5 तरीके के होते हैं, यानी कि कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है हमारा बाइलिंग्विस्ट, मोनोलिंग्विस्ट और पॉलीलिंग्विस्ट। मल्टी और पैन दोनों ही एक जैसे होते हैं, मल्टी लिंग्विस्ट और पैन लिंग्विस्ट। ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, वो कहेगा अ पर्सन हु स्पीक्स 2 लैंग्वेजेस, ऐसा व्यक्ति जो 2 भाषाएं बोलता है उसको क्या कहते हैं। तो एक राइट आंसर है 1 वर्ड में बाइलिंग्विस्टिक। ठीक है। बाइलिंग्विस्ट या बाइलिंग्विस्टिक्स भी दे सकता है आपको, या बाइलिंगुअल भी कह सकता है, ध्यान रखना। तो बाइलिंगुअल या बाइलिंग्विस्ट का मतलब होता है 2 भाषा बोलने वाला व्यक्ति। अब दूसरा क्या है, मोनोलिंग्विस्ट, अ पर्सन हु स्पीक्स ओनली 1 लैंग्वेज, ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ एक भाषा बोलता है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको कहेंगे मोनोलिंग्विस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, वो ये भी पूछ सकता है, अ पर्सन हु स्पीक्स 5 to 10 लैंग्वेजेस, ऐसा व्यक्ति 5 से 10 भाषा बोलता है, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीलिंग्विस्ट बोलते हैं। मल्टीलिंग्विस्ट और पैनलिंग्विस्ट, अ पर्सन हु स्पीक्स ऑलमोस्ट ऑल लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा व्यक्ति लगभग सारी भाषाएं बोल लेता है, उसको क्या कहते हैं, मल्टीलिंग्विस्ट और पैन। आइए याद कराता हूँ अच्छे से। तो ये लड़की रिया लैंग्वेज बोलती है, लैंग्वेजेस बोलती है, तो ये 2 लैंग्वेज बोलेगी तो उसको क्या कहेंगे, बाई। ठीक है। और मोनो एक बोलेगी तो उसको क्या कहेंगे, मोनो। और पॉली बोलेगी 5 to 10, और मल्टी और पैन तो ऑल। ये पेडागोजी की भाषा में है। ठीक है। तो ये चीज समझ में आया आपको, लिंग्विस्टिक अच्छे तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छे तरीके से, फिर चलते हैं आगे। तो आइए पढ़ते हैं स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन की कितनी स्टेज होती हैं, 5 स्टेज होती हैं एक बच्चे की लैंग्वेज। जब बच्चा लैंग्वेज एक्वायर करता है तो 5 स्टेज से होकर गुजरता है। वो सबसे पहले क्यूइंग करता है, अप्रॉक्स 6 वीक्स का जब बच्चा होता है तो वो क्यूइंग की आवाज़ निकालता है। बेबलिंग करता है अबाउट 6 मंथ्स का जब वो हो जाता है। 1 वर्ड जब वो बोलता है तो अबाउट 1 ईयर का होता है। और 2 वर्ड बोलता है तो वो 18 वीक्स का हो जाता है लगभग। लॉन्गर अटरेंस जब वो भाषा सीख जाता है तो वो 2 से 4 ईयर्स में कंटिन्यूस लैंग्वेज को बोलने लगता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बच्चे का बर्थ हुआ, उसने यानी कि क्यूइंग की आवाज़ निकाली, फिर वो बैबलिंग करने लगा, फिर वो 1 वर्ड बोलेगा, फिर वो 2 वर्ड, और फिर वो लॉन्गर अटरेंस करने लगता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स और सीखेंगे, 3 कॉन्सेप्ट समझने हैं आपको, इद, ईगो और सुपर ईगो। अकॉर्डिंग टू पेडागोजी बताया गया है कि इद वाली जो इद होता है उसमें प्लेजर प्रिंसिपल फॉलो होते हैं, यानी कि अनकॉन्शियस माइंड फॉलो होता है बच्चे का। उसको कौन मर रहा है कौन जी रहा है उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हैप्पी रहता है अपनी लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं है उसको। दूसरा ईगो, जब वो बच्चा 3 साल का हो जाता है तो उसके अंदर छोटी सी एक ईगो आ जाती है। ईगो क्या समझेंगे, जैसे 3 साल का बच्चा होता है, अगर आप उसको मार्केट ले जा रहे हैं, उसको कोई चीज़ पसंद आ गई, खिलौना वगैरह पसंद आ गया, तो वो आपसे जिद कर लेगा कि मुझे ये चाहिए। इसका मतलब उस चीज़ को हम ईगो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईगो। मानेगा नहीं, अड़ जाएगा कि मुझे दिलाओ, और आपको दिलानी पड़ती है वो चीज़। तो
ये समझ में आया ईगो कैसे होता है। रेफरी रियलिटी प्रिंसिपल होते हैं, वो देख लेता है ना किस चीज़ को, तो अगर उसको चाहिए तो वो डिमांड कर लेता है उसकी। सुपर ईगो क्या होता है, 5 से 6 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है तो मोरलिटी वाले प्रिंसिपल आ जाते हैं। वो समझने लग जाता है कि अगर हम उससे कहेंगे भाई ये चीज़ गलत है, तो वो मान लेता है कि हाँ अगर पापा कह रहे हैं तो ये चीज़ गलत है। तो सुपर ईगो का मतलब है कि मोरलिटी प्रिंसिपल आने लगते हैं। ये डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर। और कुछ बच्चे 5 से 6 वर्ष में भी प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो भी उनमें ईगो होती है, अड़ जाते हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स उसको अच्छे से, लेकिन पेडागोजी के अकॉर्डिंग ये बात कही गई है 5 से 6 वर्ष का जब वो बच्चा होगा तो मोरलिटी प्रिंसिपल फॉलो होगा। कॉन्शियस माइंड हो जाता है बच्चे का, ठीक है। सब कॉन्शियस माइंड होता है जब वो 3 साल का होता है, और अनकॉन्शियस होता है जब वो क्या इद फॉलो करता है। तो आप सभी को यदि कंटेंट पसंद आया हो इस वीडियो में तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।